आप सभी का हमारे YouTube चैनल जंक्शन ऑफ ज्ञान में स्वागत है। यह वीडियो इस बार आईएससी में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को रखने वाले विद्यार्थियों के लिए और जो जैक बोर्ड से एग्ज़ाम इस बार लिखने जा रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में काफ़ी कटौती की गई है और कटौती के बाद इस बार जो टॉपिक्स एग्ज़ाम में आने वाले हैं वे टॉपिक्स हैं Overview of C++, Object-Oriented Programming, Class and Objects, Array, Stack, Queue and Linked List, Database Concept, SQL और Communication and Network Concept। तो ये टॉपिक से इस बार आप C++ के माने कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, इसलिए मैं हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जो आपके इन सभी टॉपिक्स को एग्ज़ाम से पहले क्लियर करेगा। तो बिना देर करते हुए हम लोग C++ की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेजार्ने स्ट्रोस्ट्रुप के द्वारा 1979 में बनाया गया था। चूँकि हम लोग जानते हैं C++ एक क्या है, लैंग्वेज है। तो किसी और भी ह्यूमन लैंग्वेज को सीखने के लिए जिस तरीके से हम लोगों को पहले उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स को पढ़ना लिखना सीखना होता है, उसके बाद उन्हीं कैरेक्टर्स को यूज़ करके हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स। फिर जब हम लोग मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने में निपुण हो जाते हैं तब जाके हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, देन पैराग्राफ। तो किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखने के लिए भी यही प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को C++ लैंग्वेज जो है कौन कौन से कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है वो जानना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा C++ का जो लैंग्वेज है वो अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स में ये सारे सिंबल्स को, वाइट स्पेसेस में हमारा न्यू लाइन हो गया, बैक स्पेस हो गया, ये सारा वाइट स्पेसेस को, टैब हो गया। इसके अलावा 256 आस्की कैरेक्टर्स को भी रिकॉग्नाइज करता है। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा C++ लैंग्वेज जो है इन सभी कैरेक्टर्स को प्रोसेस कर सकता है। जब हम लोग कैरेक्टर सेट के बारे में जान जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, जैसे ह्यूमन लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड्स होते हैं इसको टोकन कहा जाता है और C++ में हमारे पास 5 टोकन्स उपलब्ध हैं और वे हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स। कीवर्ड्स क्या होता है? अगर हमारे पास सवाल आता है व्हाट इज कीवर्ड्स, तो हम लोग लिख सकते हैं कीवर्ड्स इज अ स्पेशल वर्ड दैट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग एंड पर्पस टू द कंपाइलर। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड एंड आर अ फ्यू। कीवर्ड्स क्या है? कोई भी कंपाइलर में कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, उन सभी रिजर्व्ड वर्ड्स का एक अपना स्पेशल मीनिंग होता है। इस तरह के वर्ड्स, स्पेशल वर्ड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। जैसे C++ में उदाहरण के लिए इंट, फ्लोट, वॉइड और इफ हमारा क्या है, कीवर्ड्स है। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स है, जैसे कि हमारे पास ब्रेक है, कंटिन्यू है, इफ है, फोर है, वाइल। इस तरीके से हमारे पास C++ में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। सेकंड जो हमारा टोकन है वो आइडेंटिफायर है। जैसा कि आप लोगों को एक नाम दिया गया है आप लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो C++ के प्रोग्राम में भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम के हिस्से का एक नाम देते हैं और हिस्से का वही नाम क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। तो किसी भी हिस्से का अगर नाम देना है तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि हम लोगों को नाम जो रखना है किस तरीके से रखना है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो भी पहला लेटर हो गया नाम का वो अल्फ़ाबेट होगा या तो अंडरस्कोर हो सकता है, अंडरस्कोर होगा या तो अल्फ़ाबेट होगा हमारा। इसके बाद के जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, नहीं तो क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या तो फिर अंडरस्कोर हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफायर्स बना सकते हैं। अगला जो टोकन है हमारा लिटरल्स होता है। लिटरल्स मेनली इसे हम लोग कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो C++ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रोग्राम जब रन कर रहा होगा तो जो भी वैल्यूज़, जो भी डेटा आइटम का वैल्यूज़ चेंज नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा लिटरल कहलाएगा। तो C++ में 4 तरह का लिटरल है। एक है हमारा इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा है हमारा
कैरेक्टर कांस्टेंट, तीसरा है फ्लोटिंग कांस्टेंट और चौथा है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट वे सभी नंबर्स को कहते हैं जिनमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ होता है, जैसे 0, -1, 1, 2, 4, 5, 6, -897, ये सभी जो है हमारे इंटीजर कांस्टेंट हैं। इंटीजर कांस्टेंट सी प्लस प्लस में तीन तरीके से या तीन टाइप से यूज़ किए जा सकते हैं। वो है ऑक्टल फॉर्म के रूप में, डेसिमल फॉर्म के रूप में या हेक्साडेसिमल फॉर्म के रूप में। जनरली हम लोग डेसिमल यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कल हम लोगों को ज़रूरत पड़ने पर हम लोग ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम को भी सी प्लस प्लस में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम को भी हम लोग सी प्लस प्लस में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ऑक्टल वैल्यूज़ को सी प्लस प्लस में रिप्रेजेंट करना है तो ऑक्टल वैल्यू से पहले हम लोग को ज़ीरो लगाना होता है, और इसी तरीके से अगर हेक्साडेसिमल में हमको रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले हम लोगों को OX लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग इंटीजर कांस्टेंट को अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला जो हमारे पास कांस्टेंट है वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट वे सभी सिंबल जो सिंगल कोट में इनक्लोज्ड होंगे कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाते हैं, जैसे कि सिंगल कोट A, सिंगल कोट /n, सिंगल कोट 0, ये सभी क्या है हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट हैं। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं सिंगल कोट /n, जनरली कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट केवल एक कैरेक्टर का होता है। हमारे पास अगर कुछ कैरेक्टर स्लैश के साथ अगर होंगे तो उन्हें क्या कहा जाता है, एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है, और एस्केप सीक्वेंस वाले कैरेक्टर्स भी हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट ही कहलाता है। तो एस्केप सीक्वेंस में बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे /A अलर्ट के लिए, /n जो है हमारा न्यू लाइन के लिए होता है, और /v जो होता है वो वर्टिकल टैब के लिए होता है। तो ये सभी जो कैरेक्टर्स हैं जो भी इनक्लोज्ड होंगे सिंगल कोट के अंदर, वो सभी क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। अगला जो कांस्टेंट है हमारा फ्लोटिंग कांस्टेंट है। तो कोई भी नंबर सी प्लस प्लस में अगर डेसिमल प्लेस के साथ होगा तो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लोटिंग कांस्टेंट। इसे रियल कांस्टेंट भी कहा जाता है, जैसे 1.0, 0.24, -9.78, ये सब हमारा क्या है, फ्लोटिंग कांस्टेंट है। अगला जो कांस्टेंट है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट, और कभी भी कोई भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स डबल कोट में इंक्लूज्ड होगा तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हमारा एक से अधिक भी कैरेक्टर्स हो सकता है, जैसे कि ए से डबल कोट में ए यहाँ जो लिखा गया है वो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट है, और डबल कोट में एजुकेशन लिखा गया है, ये भी हमारे क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट में अगर सिंगल कोट में ए लिखें और डबल कोट में हम लोग क्या लिखे हुए हैं, ये दोनों में डिफर है। अगर सिंगल कोट ए है तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा, और डबल कोट ए है तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। कभी कल क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिंगल कोट ए और डबल कोट ए में क्या डिफरेंस है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सिंगल कोट ए इज़ कैरेक्टर कांस्टेंट एंड डबल कोट ए इज़ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगला जो हमारा टोकन है वो पंचुएटर्स है। जनरली पंचुएटर उन सभी सिंबल्स को कहते हैं जो सी प्लस प्लस में सेपरेशन का काम करते हैं। जैसे अगर हम लोगों को वेरिएबल को सेपरेट करना है तो कोमा यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट को सेपरेट करना है तो सेमीकोलन यूज़ करते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को अगर हम लोगों को सेपरेट करना है तो कर्ली ब्रेसेस से हम लोग सेपरेशन का काम करते हैं। तो जनरली सेपरेटर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, पंचुएटर्स कहते हैं। और अगला जो है हमारा ऑपरेटर्स। तो सी प्लस प्लस में कंप्यूटेशन के लिए, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए जो भी सिंबल्स यूज़ किए जाएंगे उन सभी सिंबल्स को हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं। तो कुछ ऑपरेटर्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारा प्लस, माइनस, इनटू, मॉडुलस रिमाइंडर के लिए यूज़ किया जाता है, डिवाइड, क्यूट एंड फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सभी हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड, और, नॉट। कंडीशनल ऑपरेटर में हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर,
असाइनमेंट ऑपरेटर। इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं सी प्लस प्लस में बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटर है जिनका काम है कंप्यूटेशन, जिनका काम है कैलकुलेशन करना या कोई ना कोई कैलकुलेशन का काम करना। तो इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटर्स को दूसरे कैटेगरीज में भी बांटा गया है। अगर हम लोग ऑपरेंड वाइज देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग प्लस साइन को यूज़ करते हैं तो प्लस साइन को यूज़ करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ होना चाहिए, जैसे 2 + 2। तो यहाँ दो वैल्यूज़ 2 और 2 हमारे पास दो वैल्यूज़ है, तभी जाके ये प्लस ऑपरेटर काम करेगा। तो अगर ऑपरेंड वाइज हम देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमको कितने यूज़ करने पड़ेंगे उस ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के हिसाब से अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, कैटेगराइज करना चाहते हैं, जिसे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को हम लोग ऑपरेंड कहेंगे, तो हमारे पास यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, ये 3 तरह के कैटेगरीज है। यूनरी में वैसे ऑपरेटर्स आते हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए केवल एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। सपोज कीजिए हमारे पास दिया हुआ है a का वैल्यू 1 और हम लोग अगला स्टेटमेंट में a प्लस प्लस लिखते हैं, तो a का वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो इसमें हम लोग देखें प्लस प्लस जो ऑपरेटर है उसको यूज़ करने के लिए केवल एक ऑपरेंड चाहिए। इसी तरह बाइनरी में हमारे पास दो ऑपरेंड होने चाहिए, जैसे प्लस के लिए दो वैल्यू चाहिए, माइनस के लिए भी दो वैल्यूज चाहिए होगा परफॉर्म करने के लिए। तो ये जब दो ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग बाइनरी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होता है। टर्नरी में 3 हमारे पास क्या वैल्यूज़ की आवश्यकता होती है, तो कंडीशनल ऑपरेटर को ही हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसके बाद कोई भी ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए हम लोग जैसे मैथ्स में देखे हुए हैं कि हम लोगों को बोडमास का जो रूल है उसको फॉलो करना होता है। बोडमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का काम मैथ्स में करते हैं। इसी तरीके से अगर इवेलुएट करना चाहते हैं किसी भी एक्सप्रेशंस को सी प्लस प्लस में, तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर को हम लोगों को ध्यान से याद रखना होगा। इसमें सबसे पहले जो एग्जीक्यूट करने वाला हमारा ऑपरेटर होता है वो पोस्ट इंक्रीमेंट है, उसके बाद प्री इंक्रीमेंट, देन हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉडुलस, देन प्लस माइनस, फिर कंपैरिजन, फिर एंड और कंडीशनल ऑपरेटर, फिर इक्वल और कॉमा। इस तरीके से हाईएस्ट टू लोएस्ट यहाँ प्रेसिडेंस दिया हुआ है। कभी कल हमारे एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कोई 4 हमारे पास ऑपरेटर दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा इसमें हाईएस्ट प्रेसिडेंस के कौन से ऑपरेटर या लोएस्ट प्रेसिडेंस के कौन से ऑपरेटर है। तो हाईएस्ट में हम लोग बोल सकते हैं प्लस पोस्ट प्लस प्लस हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, क्योंकि वो सबसे पहले इवेलुएट होगा। देन कॉमा हमारा क्या है, सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस में है। तो हमारा अगला टॉपिक है सी प्लस प्लस डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर डेटा आइटम होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं उस डेटा आइटम में। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोगों को एडिशन का काम करना है, तो एडिशन का जो काम होगा, अगर हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ होने चाहिए या तो फ्लोट वैल्यूज़ होने चाहिए, रियल वैल्यूज़ होने चाहिए। तो हम प्लस ऑपरेटर को कैरेक्टर्स के साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो डेटा आइटम्स को हम लोगों को क्या करना है, सी प्लस प्लस में ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से, कितने टाइप्स के हमारे पास डेटा टाइप्स हैं और उसको किस तरीके से हम लोग किन किन ऑपरेटर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा टाइप जनरली सी प्लस प्लस में दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल डेटा टाइप है और दूसरा है डिराइव्ड डेटा टाइप। फंडामेंटल डेटा टाइप एंड डिराइव्ड डेटा टाइप। तो फंडामेंटल डेटा टाइप वे सभी डेटा टाइप होते हैं जो किसी दूसरे डेटा टाइप से नहीं बने होते हैं, जैसे हमारा इंट है, फ्लोट है, कैर है और डबल। ये सभी हमारा क्या कहलाता है, फंडामेंटल डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप वे सभी डेटा टाइप होते हैं जो जनरली फंडामेंटल डेटा टाइप को यूज़ करके बनाए जाते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास एरे है, फंक्शन है, क्लास है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, ये सभी जो हैं किसी फंडामेंटल डेटा टाइप के यूज़ से ही बन पाएंगे। तो डिराइव्ड डेटा टाइप वे सभी डेटा टाइप होते हैं जो फंडामेंटल डेटा टाइप को यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सी प्लस प्लस के वर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब हम लोगों को अगला स्टेप में इंस्ट्रक्शंस को लिखना, स्टेटमेंट्स को लिखना सीखना है।
तो सी प्लस प्लस में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसमें हम लोग वैल्यूज़ को इनिशलाइज करते हैं, कुछ कैलकुलेशन का काम करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, एक ही काम को बार बार करने के लिए लूप्स का यूज़ करते हैं। इस तरीके से बहुत तरह के हमारे पास सी प्लस प्लस में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस को हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो अगर किसी भी वेरिएबल को सी प्लस प्लस में डिक्लेयर करना है, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले उस वेरिएबल का एक डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है INT इंट, और इसके बाद a कोमा सम लिखा हुआ है। तो a और सम जो मैंने वेरिएबल लिया हुआ है, वो किस तरह का डेटा टाइप है? ये इंटीजर डेटा टाइप है। मैंने a और सम में केवल इंटीजर वैल्यूज़ ही क्या हो सकेगा, होल्ड हो सकेगा। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कैर ch और जेंडर, तो कैर में ch और जेंडर जो वैल्यूज़ स्टोर करेगा वो कैरेक्टर डेटा टाइप हो सकता है। फिर प्राइस, ये फ्लॉट है, दैट मीन्स ये रियल कांस्टेंट है, फ्लोटिंग कांस्टेंट है, अर्थात प्राइस में कोई भी डेसिमल वैल्यूज़ स्टोर हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम लोग चाहते हैं कि जो भी वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया है उसमें कुछ वैल्यूज़ को इनिशलाइज करना, तो इसके लिए जैसे यहाँ दिया हुआ है a इक्वल्स टू 10। तो a जो हमारा ऊपर में एक इंटीजर वेरिएबल था, इसमें मैंने क्या किया है, 10 वैल्यू को स्टोर किया है। तो यहाँ पर एक इक्वल का साइन यूज़ किया गया है, जिसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है कि राइट में जो भी वैल्यूज़ होगा उसको लेफ्ट वाले वेरिएबल में असाइन कर देता है। तो 10 को ये a में असाइन कर देगा। अब a का जो वैल्यू है वो 10 हो गया। इसके बाद सम इक्वल्स टू, जैसे -20 मैंने लिखा, ch इक्वल्स टू सिंगल कोट y लिखा है। क्योंकि ch हमारा कैरेक्टर वेरिएबल था, इसलिए इसमें एक कैरेक्टर कांस्टेंट को ही स्टोर कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर सिंगल कोट लगाया गया है। इसी तरीके से प्राइस हमारा फ्लोटिंग रियल कांस्टेंट रियल वेरिएबल था, इसलिए यहाँ पर 4.5 यूज़ किया गया है। इसी तरीके से जब हम लोग को क्या करना होता है, कोई भी वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट करना है, यूज़र्स के द्वारा इनपुट कराना है, तो इसके लिए हम लोग कंसोल इनपुट और इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन कंसोल इनपुट करने के लिए यूज़ किया गया है। कंसोल का मतलब होता है बेसिकली कीबोर्ड और मॉनिटर। तो कीबोर्ड और मॉनिटर में कुछ भी इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ किया जाएगा तो वो हमारा कंसोल कहलाता है। तो कंसोल इनपुट के लिए अगर कीबोर्ड से हम कुछ प्राइस का वैल्यू को यहाँ क्या करना है, रिसीव करना है, तो इन ऑपरेटर और उसके बाद हम लोग प्राइस लिखेंगे। तो कीबोर्ड से हम लोगों को प्राइस का वैल्यू को इंसर्ट करना होगा। इसी तरीके से इन जेंडर, तो हम लोग जेंडर में जो भी वैल्यूज़ लेना चाहते हैं वो इन के द्वारा ले सकते हैं बाय कीबोर्ड। इसी तरह से स्क्रीन में हम लोगों को क्या करना है, मैसेज या तो कोई भी वेरिएबल का वैल्यू को मॉनिटर पे दिखाना है, तो इसके लिए हम कंसोल आउट यूज़ करते हैं, सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट स्टेटमेंट के तुरंत बाद हम लोगों को आउट ऑपरेटर यूज करना होता है, और आउट ऑपरेटर देने के बाद हम लोग किसी भी वेरिएबल का नाम यूज़ कर सकते हैं या तो कोई भी कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कांस्टेंट यूज़ किया है, ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट है, एंटर प्राइस। इसी तरीके से हेलो वर्ल्ड, ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो किसी भी कांस्टेंट को या तो किसी भी वेरिएबल का वैल्यू को आउट करने के लिए हम लोग सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना है कि डबल कोट तभी लगाना है जब ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा। अदरवाइज अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू हम लोगों को स्क्रीन पे प्रिंट करना, जैसे प्राइस में हमें 4.5 था और ये 4.5 को हम लोग को स्क्रीन में प्रिंट करना है, तो हम लोग सी आउट प्राइस लिखेंगे, क्योंकि प्राइस का जो वैल्यू होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। अगर ये डबल कोट के साथ अगर प्राइस को लिखा जाए तो हूबहू स्क्रीन पे प्राइस ही प्रिंट कर देगा, प्राइस PRICE को स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। तो ये सभी हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक ध्यान रखने वाली बात है कि सी इन और सी आउट जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो हमें इंक्लूड करना होता है iostream.h हेडर फाइल। तो हेडर फाइल्स क्या होते हैं? हेडर फाइल से उन सभी फाइल्स को कहते हैं जिसमें पहले से बहुत सारे
प्री डिफाइंड फंक्शंस स्टोर होते हैं। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस का जो कलेक्शन है वही हमारा हेडर फाइल्स कहलाता है। तो जब भी कभी हम लोग सी आउट और सी इन यूज़ करेंगे, हम लोगों को iostream.h हेडर फाइल को प्रोग्राम के शुरुआत में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये बेसिक देखने के बाद हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं, और वो प्रोग्राम है हमारा हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे प्रिंट करना। तो हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए C++ में हमको कुछ कोड्स लिखना होगा, और वो होगा हैज़ इंक्लूड iostream.h। तो हैज़ इंक्लूड iostream.h इंक्लूड करने का मेन रीज़न था क्योंकि हम लोगों ने प्रोग्राम में एक स्क्रीन में आउट करना, और स्क्रीन में कोई वैल्यू को आउट करना है तो जनरली हम लोग सी आउट यूज़ करते हैं। और सी आउट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सी आउट जब भी यूज़ होगा हम लोगों को इंक्लूड करना होगा iostream.h फाइल को। उसके बाद हमने लिखा हुआ है हैज़ इंक्लूड conio.h। तो हैज़ इंक्लूड conio.h का क्या मतलब? conio.h एक हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल में क्लियर स्क्रीन और गेट ch के बारे में सारा कोड्स लिखा हुआ है। तो जब कभी भी हम लोग स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन यूज़ करना है या स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch यूज़ करेंगे, तो हम लोगों को conio.h इंक्लूड करना ही है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं void main। तो void main जो है ये हमारा मेन फंक्शन होता है। तो C++ का कंपाइलर मेन से ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, वो किसी और फंक्शंस को ध्यान में नहीं रखेगा। तो वो एग्जीक्यूशन का काम कहाँ से स्टार्ट करता है? C++ कंपाइलर मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन में हम लोगों ने लिखा है क्लियर स्क्रीन। तो ये क्लियर स्क्रीन जो स्टेटमेंट है, ये स्क्रीन को क्या करेगा? क्लियर करेगा। जो प्रीवियस आउटपुट होगा स्क्रीन में, अगर मान लीजिए कोई भी प्रीवियस आउटपुट रहा होगा, उसको स्क्रीन को मान लीजिए इरेज करना है, तो क्लियर स्क्रीन। देन अब हम लोगों को जैसे प्रोग्राम में कहा गया था हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो ये हेलो वर्ल्ड सी आउट के साथ डबल कोट में लिखना है। डबल कोट में लिखना है क्योंकि ये जो है डबल कोट के साथ ये स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा। अगर विदाउट डबल कोट अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हेलो एज अ वेरिएबल माना जाएगा, और हेलो वेरिएबल चूंकि माना जाएगा तो, और यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा? प्रोग्राम में एरर आएगा। इसके बाद स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम लोग गेट ch यूज़ करेंगे। जनरली गेट ch का मतलब होता है गेट कैरेक्टर। तो कीबोर्ड से हम लोग को एक कैरेक्टर प्रेस करना होगा, तभी जाके ये हमारा प्रोग्राम बंद होगा। लेकिन इसी बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्रीन चूँकि होल्ड हो जाएगा, हम लोग आउटपुट को देख पाएंगे। तो इसलिए जनरली गेट ch हम लोग यूज़ कर सकते हैं होल्ड करने के लिए स्क्रीन को, कि जिससे कि हम लोगों को स्क्रीन में आउटपुट देख पाएँ। जब इस तरीके से हम लोग ये पूरा स्टेटमेंट अगर हम लोग C++ कंपाइलर में लिख देंगे, तो अब इसको हम लोगों को चेक करना है कि इस दिए हुए प्रोग्राम में कोई गलती है या नहीं। तो ये कंपाइलर कंपाइल करने का काम जब करेगा तो ये पता चलेगा कि इसमें कोई गलती है या नहीं। तो C++ कंपाइलर में अगर किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो इसके लिए Alt F9 प्रेस करते हैं। Alt F9 प्रेस करने से हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा और उसमें सारे गलतियां आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। अगर मान लीजिए आपने कोई भी इस प्रोग्राम को लिखने में गलती की होगी तो वो एरर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। और इसके बाद जब आप सक्सेसफुली सारे एरर्स को दूर कर लीजिएगा प्रोग्राम बनाते हुए, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल F9 प्रेस करके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पहला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इस ओवरव्यू ऑफ C++ में और भी टॉपिक्स है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, कंपाइलर क्या होता है। तो कंपाइलर क्या है? एक स्पेशल प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाता है, तो किसी भी लैंग्वेज में हम लोग क्यों ना लिखें, तो फाइनली हमको उस कोड को कन्वर्ट करना होगा मशीन लैंग्वेज में, तभी जाके उस मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर रन कर पाएगा। तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज अ प्रोग्राम यूज्ड टू कन्वर्ट codes written in high level language to machine language. It also find the errors in the program. तो यहाँ दो काम करता है। पहला काम हो गया कि जो भी प्रोग्राम में गलती है उसको कंपाइलर फाइंड करके देता है, और दूसरा जो काम है हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड्स लिखे गए हैं उनको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, जिससे कि हमारा कंप्यूटर उसको क्या कर सकेगा? एग्जीक्यूट कर सकेगा।
तो इसी तरह के वीडियोस मैं नेक्स्ट डे भी आपके लिए लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।